এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয়, খবর দেয়। হেলথ এক্সপ্রেস brought to you by পরশমণি হেলথ কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড, রোবোটিক আসানসোল। নমস্কার, এক্সপ্রেস নিউজে আপনাদের স্বাগত। আমি সঞ্জিত। আপনারা দেখছেন হেলথ এক্সপ্রেস অর্থাৎ এক্সপ্রেস নিউজের এই বিশেষ অর্থাৎ হেলথ নিয়ে যে বিশেষভাবে আমরা পর্যালোচনা করে থাকি, অর্থাৎ আমাদের শারীরিক যে দিক দিয়ে কিছু নানান ধরনের কিছু প্রশ্ন থাকে মানুষের, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কিছু যে শরীর নিয়ে অর্থাৎ হেলথের দিক থেকে কী করে মানুষ হেলথ এবং ফিট থাকবেন এবং আরও নানান ধরনের কিছু সংখ্যা নিয়ে আমরা থাকি এবং বিশেষ কিছু প্রশ্ন আমাদের থেকে থাকে এবং আমাদের সাথে অবশ্যই বিশেষ কিছু চিকিৎসকরা থাকেন। আমাদের সাথে আছে সঞ্জীব কুমার স্যার, আমাদের সাথে আছেন হেলথ ওয়ার্ল্ড হাসপাতাল आसानसोल থেকে আমাদের স্যার हमारे साथ आछन। सर आपके अनेक अनेक स्वागत हो। हेल्थ एक्सप्रेस में आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। हालांकि हम लोग का जो ऑडियंस है ना सर वो बंगाली है, बट आप ऑब्वियसली हिंदी और इंग्लिश में कंफर्टेबल है। हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे और हम लोग का मोटिव एक ही रहेगा कि जो दैनंदिन जीवन में जो लोग हैं बहुत सारा प्रश्न है हेल्थ को लेके। हालांकि लाइक आपको अगर बोला जाए कि क्या करने से बेटर होगा, क्या खाने से बेटर होगा, और भी बहुत सुविधाएं असुविधाएं लेके हम बात करेंगे हेल्थ एक्सप्रेस में। सर पहले तो है कि हाइड्रोसेफेलसिस जो है, जो कि हम लोग का आज टॉपिक है सर, तो इसके बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे। हम लोग के पास बहुत प्रश्न है, सर को पूछेंगे कि सर व्हाट इज हाइड्रोसेफेलसिस, इसको मतलब क्या है सर, अगर साधारण भाषा में बोलना चाहेंगे तो हम लोग। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मिलन कुमार सेंजलिया, न्यूरो सर्जन, और मैं हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल आसनसोल में प्रैक्टिस करता हूँ। आपका जो आज का पहला सवाल है कि व्हाट इज़ हाइड्रोकेफेलस, हाइड्रोकेफेलस क्या है, तो एक्चुअली हाइड्रोकेफेलस जो है वो उसमें मतलब है कि हमारे जो ब्रेन होता है उसके अंदर नॉर्मली ही फ्लूइड रहता है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में पेशेंट को एक्सप्लेन करने के टाइम पे बोलते हैं कि पानी है, और मेडिकल टर्म्स में उसको बोला जाता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो एक तरह का फ्लूइड हमारे ब्रेन के अंदर नॉर्मली रहता है। जब वो क्वांटिटी उसका एक्सेस हो जाता है, मतलब जो नॉर्मल क्वांटिटी में जितना फ्लूइड आपके मेरे ब्रेन में होना चाहिए उससे ज़्यादा उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, उस कंडीशन को हाइड्रोकेफेलस कहा जाता है। सर मतलब जो आपने जो बोला कि हाइड्रोसेफेलसिस के बारे में तो आप बोला ही, बट एक तरल पदार्थ है जो कि बोला कि नॉर्मल वे में ब्रेन में रहता है, बट एक तरीके में बट एक पोजीशन के ऊपर अगर वो कुछ ज़्यादा हो जाए या फिर मस्तिष्क में सेरिब्रोनस स्पाइनल जो तरल होता है, अगर मस्तिष्क में इसमें कैसे प्रभाव हम पड़ता है या फिर इसका काम नेचुरली क्या होता है, अगर वो आप बोले सर। जो फ्लूइड है नॉर्मली हम जब पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं तब यही बताते हैं कि आपके ब्रेन के अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर जो पानी है, लेकिन मेडिकल टर्म्स में उसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। ये जो फ्लूइड जो होता है वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड, मस्तिष्क और जो ये शिरोधारा होता है उसके आसपास सर्कुलेट करता है। नॉर्मली आपके अंदर, मेरे अंदर, किसी के भी अंदर ये नॉर्मली अपने सर्कुलेट करता है। तो इसका फंक्शन होता है कि ब्रेन और स्पाइनल कोड को प्रोटेक्शन देना, उसको न्यूट्रिएंट्स मतलब कुछ जो उसके लिए नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए चीज़ें ज़रूरी होती है, कुछ प्रोटीन्स, विटामिन्स, कुछ ऑक्सीजन वगैरह ये सब प्रोवाइड करना, और कुछ उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होते हैं ब्रेन के और स्पाइनल कोड के आसपास उसको वहाँ से रिमूव करना, ये उसके मेन 3 फंक्शन है। ऑब्वियसली बट द अदर साइड इज हाइड्रोसेफेलस को कि साधारण भाषा में हम लोग मस्तिष्क का पानी अर्थात ब्रेन वाटर भी बोल सकते हैं सर, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे। हाँ, एक्चुअली वही जैसे मैंने आपने बताया कि बोला जाता है, इट्स नॉर्मली जब हम एक्सप्लेन करते तो वही बताते हैं कि आपके मस्तिष्क के अंदर पानी भर गया, तो इंग्लिश में सिंपल टर्म्स में ये बताते हैं कि देयर इज़ अ वाटर ऑन योर ब्रेन। एक्चुअली इट इज़ वो मिसअंडरस्टूड या मिसनॉमर है कि वो एक्चुअली पानी या फ्लूइड नहीं है, वो तो मेडिकल भाषा में बोलेंगे तो इट इज़ अ वेरी बायोलॉजिकल फ्लूइड होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जैसे हमारा अंदर जैसे
ब्लड होता है या फिर उस तरह के जो लिक्विड्स होते हैं हमारे बॉडी के, इसी तरह का एक सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जिसमें उसका कॉम्पोजिशन में कुछ प्रोटीन्स, ये कुछ ब्लड सेल्स, कुछ इस तरह की चीज़ें अंदर रहती है। तो नॉर्मल भाषा में एक्सप्लेन करने के लिए हम ऐसे ही बता के कि आपके मस्तिष्क के अंदर पानी भर गया है, या तो इंग्लिश में लेमन टर्म्स में या नॉर्मल में बोलेंगे तो देयर इज़ अ वाटर ऑन योर ब्रेन, बट इट इज़ एक्चुअली इनसाइड द ब्रेन। आपके ब्रेन के अंदर की तरफ नॉर्मल केविटी होता है जिसको मेडिकल भाषा में वेंट्रिकल्स कहा जाता है। तो वेंट्रिकल के अंदर ये फ्लूइड होता है जो नॉर्मल क्वांटिटी में होता है। इसका एक क्वांटिटी होता है कि भाई इतना ml होना चाहिए, जो इस ml से या उतना जो नॉर्मल क्वांटिटी उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा तब उस कंडीशन को हाइड्रोकेफेलस कहते हैं। एग्जैक्टली सर, बट आप बोलना चाह रहे हैं कि सेरिब्रोस्पाइनल एक तरल पदार्थ है जो कि ब्रेन में रहता है एंड ये बहुत तरीके से वर्क करता है, जैसे कि इसको संचालन होता है कि मस्तिष्क में अच्छे तरीके से, जैसे कि एक मस्तिष्क में ह्यूमन बॉडी में कैसे ये प्रभावित होता है, अर्थात कैसे इसको जो है पुष्टि के तौर में इसको कैसे मिलता है ब्रेन को, या फिर वो कैसे वर्क करता है ब्रेन में, ह्यूमन बॉडी में। हाँ, तो वही कि ब्रेन के अंदर ये वेंट्रिकल्स के अंदर नॉर्मली ये सिक्रीशंस होता है, मतलब वो बनता रहता है। ऐसा नहीं है कि फ्लूइड एक ही है और रहता है। अच्छा। वो चेंज होता रहता है विदिन 24 आवर्स। मतलब ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ से वो फ्लूइड सिक्रीट होगा। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास वो नॉर्मल कंडीशन में फिरता है, घूमता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको रिमूव करता है, और कुछ ब्रेन के जो स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ से वो फ्लूइड एब्जॉर्ब होता है। तो देयर इज़ कंटिन्यूअस नया फ्लूइड सिक्रेट होता रहेगा, अपना काम करेगा और वेस्ट प्रोडक्ट लेके वो फ्लूइड निकल जाएगा वहाँ से। तो इस तरीके से वो काम करता है। अच्छा, तो फिर सर सेरिब्रोस्पाइनल या फिर जो ये तरल पदार्थ आप बोले, ये जो जैसे कि फुल बॉडी में हम लोग का जो फ्लो होता है या फिर काम करता है, अगर इसमें कुछ भी ब्रेक हुआ या फिर वो नेचुरल नहीं होता है ऐसा, जो कि चाइल्ड में ज़्यादातर चिल्ड्रन में दिखा जाए, तो फिर उसमें आप क्या बोल सकते हैं? हाँ, तो वही ज़्यादा क्वांटिटी में जब ये फ्लूइड जमा होता है उसको हाइड्रोकेफेलस कहा जाता है। हाइड्रोकेफेलस बच्चों में भी हो सकता है, एडल्ट्स में भी हो सकता है, वो बुजुर्ग ओल्ड एज लोगों में भी हो सकता है। अब जैसे कि आपने पूछा कि बच्चों में होगा तो क्या होगा, बच्चों में क्या सिम्टम्स, साइंस वगैरह दिखते हैं, तो बच्चों में जब ये फ्लूइड जमा होना शुरू होता है तो आप देखते हैं कि उसका जो हेड का साइज होता है और नॉर्मल ग्रोथ या जो होता है उससे बड़ा हो जाता है। तो आपका बाकी उसका जो बॉडी होगा बच्चे का या छोटे इन्फेंट्स का या 2, 3, 4 साल का बच्चे का, तो उसका बाकी जो शरीर होगा कि उसके हाथ ले लीजिए, उसका छाती का भाग, पेट का भाग, नीचे का भाग, उसके कंपैरिजन में उसका जो हेड होता है उसकी साइज़ एबनॉर्मली एनलार्ज हो जाती है, काफ़ी बड़ी दिखने लगती है। तो एक सबसे विजिबल प्रोमिनेंट चीज़ है जो आप इस तरह के पेशेंट्स में देख पाएंगे। बाकी भी काफ़ी चीज़ें होती है कि पेशेंट को, बच्चे में खास करके, बच्चे हेडेक वगैरह की कंप्लेन तो नहीं कर पाते लेकिन वो खाना ठीक से नहीं लेंगे, उनका जो फीडिंग होगी वो पुअर हो जाएगी, उनका वॉमिटिंग हो जाएगी, कुछ चीज़ें वो अपने खाने के बाद नहीं रहेगा उनके पेट में, वॉमिटिंग हो जाती है, वो लेथार्जिक फील करते हैं, स्लीपीनेस लगती है, उनका आंखें वगैरह नीचे की तरफ धस जाती है। तो इस तरह के कुछ विजिबल सिम्टम्स और साइंस दिखते हैं पेशेंट्स में। एग्जैक्टली हालांकि हम लोग जानते हैं कि ये सिर्फ एक ऐसा बीमारी है, या फिर बीमारी तो सर इसको बोल सकते हैं ना। हाँ, बीमारी हम लोग बीमारी बोल सकते हैं इसको। एंड जो चिल्ड्रन में ये सब नहीं होता, ये एक लिमिटेड एज या फिर एक एडल्ट एज में भी होता है। हाँ, हालांकि इसका जो सिम्टम्स है वो अलग हो सकता है, बट इसका बहुत कुछ क्राइटेरिया होता है, यहाँ पर प्रोसेस होता है जो कि पर्टिकुलर एक एज होता है, जो कि नॉर्मली हम लोग का ब्रेन में जो वाटर है वो वाटर नेचुरल वे में रहता है। अगर उसमें कुछ भी ब्रेक डाउन होता है या फिर हम लोग के जाते हैं इसका सोर्स भी एक अलग हो सकता है, जैसे कि आप ब्रेन ट्यूमर भी इसके साथ भी ये हो सकता है, या फिर अगर कुछ ज़्यादा फ्लूइड या फिर ब्लड फ्लूइड हो सकता है बहाव से भी ये क्रिएट हो जा सकता है। सर इसमें आप क्या बोलेंगे? हाँ, जैसे कि आपने बताया ब्रेन ट्यूमर्स वगैरह, तो जो हाइड्रोकेफेलस एक कंडीशन है कि आपके ब्रेन के अंदर पानी ज़्यादा जमा हो रहा है, तो आपने पता चल गया आपके सिम्टम से या तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, लेकिन वो क्यों हो रहा है उसके बहुत सारे कॉजेज़ हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज क्या है, उस हिसाब से अलग अलग कॉजेज़। खास करके अगर बच्चों में देखा जाए तो बच्चों में कुछ चीज़ें होती है कि अगर मान लीजिए कि बच्चे को
जन्म से ही ब्रेन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है। ब्रेन मतलब जन्म से मतलब कि उसको कंजेनाइटल एनोमली बोलेंगे कि जैसे ब्रेन बनना चाहिए उस तरीके से नहीं बना है तो हाइड्रोकेफेलस हो सकता है। कभी कभी बच्चों को मस्तिष्क का जो इन्फेक्शन लग जाता है, जिसको मेडिकल भाषा में मेनिंजाइटिस बोलते हैं, सिम्पटम टर्म्स में बोलेंगे तो मस्तिष्क का इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन लगने के बाद भी लॉन्ग टर्म्स में पेशेंट को ये कंडीशन हो सकती है। कुछ बच्चों में ट्यूमर्स होते हैं, वो ट्यूमर्स भी जो फ्लूइड होता है उसका जो सर्कुलेशन का पाथवे है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है। तो जहाँ से जैसे वो सर्कुलेट होना चाहिए उस हिसाब से सर्कुलेट नहीं होता है, उस वजह से भी पानी ज़्यादा जमा हो जाता है, जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोकेफेलस कहा जाता है। तो बहुत सारे कॉजेज़ इस तरह के हो सकते हैं बच्चों में, कंजेनाइटल एनोमली, इन्फेक्शन, ट्यूमर्स, ये कुछ कॉमन कॉजेज़ है बच्चों में। तो ये जो कॉज होगा उस हिसाब से फिर आगे उसके ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर आपके पास कोई नॉर्मली ऐसा कुछ प्रोजेक्ट लेके आता है या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स लेके आपके पास आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या उसको बोलते हैं या फिर इसको पहले क्या करने का सलाह आप देते हैं, उसमें आप क्या करते हैं? ज़्यादातर मैं बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ, तो बच्चों के लिए हमको जब पेशेंट्स खासकर जो ऐसे आते हैं तो बच्चों में खास करके 1 साल 2 साल के बच्चों में तो विजिबल ही होता है कि उनका जो हेड होता है वो उनके बाकी बॉडी के प्रोपोर्शन में काफ़ी एबनॉर्मली एनलार्ज होता है, और बाकी सिम्टम्स जैसे कि वॉमिटिंग होना, पेट में कोई चीज़ खाने के बाद नहीं टिकेगी, तुरंत वॉमिटिंग कर देगा, फीडिंग नहीं लेना चाहेगा, बच्चा पुअर फीडिंग हो जाती है, वेट लॉस होता है, इरिटेबिलिटी रहता है पे, बच्चा एक्सेसिव क्राइंग करता है, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं बच्चे में दिखते हैं। तो उसके ऊपर हम सस्पेक्ट करते हैं कि भाई बच्चों को हाइड्रोकेफेलस हो सकता है। हाइड्रोकेफेलस है कि नहीं है वो कंफर्म करने के लिए या तो किस चीज़ की वजह से ये चीज़ हो रहा है, कि हाइड्रोकेफेलस का रीज़न क्या है, ये जानने के लिए यूजुअली हम MRI ब्रेन करवाते हैं। CT स्कैन भी करवा सकते हैं, पर बच्चों में प्रेफरेबली MRI, और MRI ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। तो MRI करवाते हैं। MRI के बाद हमको पता चलता है कि भाई कंफर्म होता है कि हाइड्रोकेफेलस है, और हाइड्रोकेफेलस किस वजह से, कि भाई ट्यूमर है उसकी वजह से, या तो कोई इन्फेक्शन की वजह से हुआ, कि और कोई तीसरा रीज़न से, कंजेनाइटल एनोमली, ये सब चीज़ें हम MRI से डायग्नोस कर सकते हैं हाइड्रोकेफेलस और उसके रीज़न। फिर उस हिसाब से MRI फाइंडिंग के हिसाब से आगे उसका ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। बेसिकली सर इट्स नेचुरल फॉर चिल्ड्रंस। नेचुरल मतलब नेचुरल ऐसे तो नहीं बोल सकते कि नेचुरल, क्योंकि ये तो एक बीमारी ही है। जी बिल्कुल, नेचुरल नहीं है, बट वही कि जो क्वांटिटी फ्लूइड का होता है वो नेचुरल है। आपके अंदर, मेरे अंदर, बच्चों के अंदर, बुजुर्ग के अंदर, सबके अंदर वो फ्लूइड रहेगा ही रहेगा। लेकिन जब उसका क्वांटिटी मतलब वो जो मान लीजिए कि वो 75 ml तक रहना चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाता है, 100 ml 200 ml तक बढ़ जाता है, तो एक्सेसिव जब फ्लूइड क्वांटिटी में हो जाता है तो दैट इज़ पैथोलॉजिकल, वो एक डिजीज़ है जिसको हाइड्रोकेफेलस कहेंगे। बट सर कुछ केसेसों में तो आप लोग ये भी देखते हैं कि कोई भी वुमन का प्रेगनेंसी के टाइम पे मतलब बच्चा पेट में है उस टाइम से ही उसका जो ब्रेन में ऐसा इशू होता है, बट जो बाहर आता है उसको जब आप लोग ऑब्जर्व करते हैं तब आप लोग उसको बोलते हैं कि उसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो उस पोजीशन में क्या, हालांकि वो तो जब तक पेट से है तब से ही मतलब वो लेके ही जन्म हुआ है, उस क्षेत्र में आप क्या बोलेंगे? वो देखिए, जब प्रेग्नेंट वुमन होती है और बच्चा जब डेवलप हो रहा है मदर के अंदर, तब कुछ इन्फेक्शंस अगर मदर को हो रहा है या तो कुछ इन्फेक्शंस है तो उसकी इफेक्ट बच्चे के डेवलपमेंट पे होती है। बच्चे का सोर्स एक्चुअली, हाँ, दैट इज़ अ सोर्स। जैसे कुछ इन्फेक्शन बताऊंगा मैं मेडिकल भाषा में, तो एक वायरस होता है जिसको CMV साइटोमेगालो वायरस बोला जाता है। तो वायरस इन्फेक्शन हो गया, फिर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, ये कुछ इन्फेक्शन है। दे आर अभी तो इतना कॉमन नहीं, बट यूज टू बी कॉमन कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले। तो ये जो इन्फेक्शंस प्रेगनेंसी में होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर ये हुआ तो बच्चे के डेवलपमेंट पे और बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट पे उसका इफ़ेक्ट आता है, और उसकी वजह से ब्रेन का डेवलपमेंट जैसे होना चाहिए वैसा नहीं होता है, और उसकी वजह से काफ़ी बार ये एक्सेसिव फ्लूइड जमा होकर हाइड्रोकेफेलस बच्चे को जन्म से ही हो जाता है। एग्जैक्टली। প্রিয় দর্শক বন্ধুদের উদ্দেশ্যে জানাবো, আপনারা দেখছেন এই মুহূর্তে হেলথ এক্সপ্রেস। আমাদের সাথে আছে দুর্গাপুর আসানসোল থেকে ডক্টর মিলন কুমার স্যার আমাদের সাথে আছেন। আমরা বিশেষ কিছু আলোচনা করছি এবং সেটার কিন্তু অবশ্যই আমাদের সোর্স হচ্ছে ব্রেন, অর্থাৎ ব্রেনে থাকা যে সাধারণ জল, যদি একদম সঠিক পরিকাঠামোয় আপনাদেরকে বলি যে একটা জল যেটা খুবই স্বাভাবিক স্তরে থাকে, একটা শিশু জন্ম শুরু থেকে যেই জল অর্থাৎ যে মস্তিষ্কে যেই জলটা নিয়ে তারা জন্মায় সেটা যদি অধিকতর অর্থাৎ যদি বিকৃত হয়, অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে যদি কোনো রকমভাবে সেখানে ব্লিডিং দেখা দেয় কিংবা সেখানে যদি কোনো রকম টিউমার দেখা দেয়,
এবং পরবর্তীকালে সেটা কী রূপ ধারণ করতে পারে এই বিশেষ আলোচনা নিয়ে কিন্তু আমরা স্নায়ু রোগ বিশেষজ্ঞ স্যার আমাদের সাথে আছেন, কিন্তু সেইটা নিয়ে কিন্তু আমরা আলোচনা করছি। ডক্টর আমাদের সাথে আছেন এবং এর পরিকাঠামোতে কী হতে পারে এবং আপনাদের কি করা উচিত, সেক্ষেত্রে আপনারা কোথায় গেলে সঠিক সুরাহা পাবেন, সেটাই কিন্তু আমরা ডক্টর মিলন স্যারের সাথে আলোচনা করছি। ডক্টর মিলন স্যার আমাদের সাথে আছেন এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা যদি একদম সরাসরি ডক্টরের সাথে কনসাল্ট করতে চান, আপনারা অবশ্যই যেতে পারেন দুর্গাপুর, আসানসোলে আমাদের তো ব্রাঞ্চ আছেই, কিন্তু স্যার স্পেশালি বসেন কিন্তু আমাদের হেলথ ওয়ার্ড আসানসোল হসপিটালে। ওখানে আপনারা সরাসরি ভিজিট করতে পারেন এবং স্যারের সাথে আপনার কনসার্ন করে আপনারা বলতে পারেন আপনাদের মনের প্রশ্ন কি হতে পারে। স্নায়ু রোগের, বিশেষ করে স্নায়ু রোগের যে কোনো চিকিৎসা সম্বন্ধে কিন্তু আপনারা সরাসরি মেলন স্যারের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, আপনারা অবশ্যই সঠিক সুরাহা পাবেন। আমরা সাথে ছিলাম যেখানে যে স্যার আমরা हम लोग ब्रेन के ऊपर ज़्यादातर आप फोकस करते हैं या फिर जो हम लोग अभी ब्रेन के जो नेचुरल वाटर है उसको लेके बात कर रहे हैं। हालांकि नेचुरल चिल्ड्रन के तो होता ही है, चिल्ड्रन के साइड भी होता है, बट एक एडल्ट एज पे भी ये होता है जी। तो एडल्ट एज पे हालांकि सिर्फ वो तो मतलब पेट से ही जन्म से नहीं होता है, वो कैसे हो सकता है। हालांकि अगर उसका ब्लूएट होता है, अगर फिर उसका कुछ ब्लीडिंग होता है या फिर आप उसको चोट आता है, वहाँ से उसका सोर्स हो सकता है ये चीज़। हाँ, जैसा कि आज अभी तक हमने देखा कि बच्चों में हाइड्रोकेफेलस क्यों होता है, कैसे होता है, उनके रीजंस, उनकी कोजेस क्या होते हैं, हमने डिस्कस किया। अब जो एडल्ट्स है उसमें भी हाइड्रोकेफेलस हो सकता है, बट एडल्ट्स में जो हाइड्रोकेफेलस होता है उसके रीजंस और उसके अंडरलाइंग कॉज कुछ अलग होते हैं। खास करके ट्यूमर्स की वजह से एडल्ट्स में हाइड्रोकेफेलस काफ़ी बार होता है। जब आपको ब्रेन ट्यूमर, हालांकि हर ब्रेन ट्यूमर में ये हाइड्रोकेफेलस नहीं होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं जब वो CSF और वो फ्लूइड का जो सर्कुलेशन का पाथवे है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उसके ऊपर प्रेशर कर रहा है और वो फ्लूइड नॉर्मल जगह से पास नहीं हो पा रहा है, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ही हाइड्रोकेफेलस होता है। आप इसको नॉर्मल तरीके से समझ सकते हैं कि कहीं से भी पानी बह रहा है, लेकिन वो बहने की जो जगह है उसको आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की वजह से वो बंद कर रहे हैं, तो पीछे की तरफ पानी भरता जाएगा। तो उसी तरह से ये CSF और फ्लूइड जो ब्रेन में सर्कुलेट कर रहा है उसका नॉर्मल पाथवे होगा, वहाँ पे अगर ट्यूमर हो रहा है तो ट्यूमर की वजह से वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, वहाँ से वो पानी आगे नहीं बह पाएगा, तो हाइड्रोकेफेलस हो जाता है। तो खास करके एडल्ट में एक ब्रेन ट्यूमर हो गया। फिर एडल्ट में खास करके हमारे देश में इन्फेक्शन की वजह से भी हाइड्रोकेफेलस हो सकता है एडल्ट्स में। बच्चों में हमने देखा कि कुछ रूबेला, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, साइटोमेगालोवायरस, ये प्रेगनेंसी के दौरान हुआ, तो ये इन्फेक्शन की वजह से होता है। एडल्ट्स में आज भी हमारे देश में ट्यूबरक्यूलोसिस, मतलब TB जब ब्रेन का होता है, ब्रेन का TB जिसे ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ ब्रेन कहा जाता है, उस कंडीशन में ब्रेन का जब ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से इन्फेक्शन होगा तब भी हाइड्रोकेफेलस हो सकता है। और तीसरा कोज अगर कॉमन देखेंगे तो जब हमें कोई एक्सीडेंट होता है या ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाता है, फिर चाहे वो किसी भी चीज़ की वजह से हो, एक्सीडेंट की वजह से हुआ हो, किसी का ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से स्ट्रोक हो गया है और अंदर ब्लीडिंग हो गया है, ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उसमें लॉन्ग टर्म हाइड्रोकेफेलस होने का ज़्यादा चांसेस होता है। लॉन्ग टर्म का मतलब यह है कि जब किसी को एक्सीडेंट होकर ब्लीडिंग होगा या स्ट्रोक होगा तो उसी टाइम पे ही हाइड्रोकेफेलस नहीं होगा, लेकिन ऐसे पेशेंट मान लो कि ट्रीटमेंट के साथ अच्छे भी होके घर गए तो लेटर ऑन 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद भी उनको हाइड्रोकेफेलस होने के चांसेस रहते हैं एडल्ट में। एग्जैक्टली सर, बट द अदर साइड इज हम लोग बच्चों में देखते हैं कि जब भी ये जो रोग है अगर ये बच्चों में देखा जाता है तो उसका जो सिर है वो आकृति में बहुत ही बड़ा हो जाता है, बट वो क्या सिर्फ बच्चों में भी होता है या फिर एडल्ट्स में भी देखा जाता है? नहीं, वो जो हमने डिस्कस किया कि जब हाइड्रोकेफेलस बच्चों को होता है खास करके 1 ईयर 2 ईयर की एज के आसपास, तो उनका जो हेड होता है एबनॉर्मली एनलार्ज हो जाता है बाकी शरीर के साइज में। ये चीज़ें इसलिए होता है कि जब बच्चा पैदा होता है कोई भी, तो उनके जो स्कल के, हमारी जो स्कल है, खोपड़ी है, उसके जो बोन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े हुए नहीं होते, फ्यूज नहीं हुए होते, क्योंकि वो एक नेचुरल है कि आप किसी भी बच्चे को देखेंगे आगे की तरफ हाथ लगाएंगे तो आपको सॉफ्ट फील होगा, बहुत सॉफ्ट होता है, क्योंकि वो जो बोन्स होते हैं स्कल के, हमारी खोपड़ी के, आपस में जुड़े हुए नहीं होते। उसका एक नॉर्मल प्रोसेस है कि कोई जो है वो 6 महीने में, 1.5 साल में, 10 महीने में वो आपस में धीरे धीरे जुड़ते हैं। तो जब बच्चों में हाइड्रोकेफेलस जल्दी हो जाता है तो ये जो बोन आपस में फ्यूज़ नहीं हुए होते, जगह होती है, तो वो और जगह बढ़ती जाती है, इसलिए जो उनका हेड होता है वो एनलार्ज हो जाता है।
जब एडल्ट में हाइड्रोकेफेलस होगा तो उनका स्कल ऑलरेडी सब बोन डेवलप होके फ्यूज होके जुड़ गए हुए थे आपस में, तो उनका एक्सपांड होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो जब हाइड्रोकेफेलस होता है एडल्ट्स में तो उनका सिर बड़ा नहीं होता है, बट प्रेशर अंदर बिल्डअप होता है। पानी जब नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा होगा तो स्कल जो होता है उसके अंदर प्रेशर बढ़ता जाता है, उसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं। अच्छा, बच्चों में ज़्यादातर हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि इसे ये सब केसेस में कि बच्चों में जब भी होता है तब उसका जो सिर रहता है सर, एक लंबा सा नरम दाग होता है वहाँ पर, जिसको भी बोला जाता है फॉन्टेनेल, अर्थात हाँ। इसका आप क्या संज्ञा क्या बोला, इसका उदाहरण क्या देना चाहेंगे आप? हाँ, जैसे हमने बताया कि बच्चों में जो बोन्स होते हैं आपस में फ्यूज़ नहीं होते, तो यहाँ पे जैसे आप टच करेंगे खास करके इस एरिया में आगे की तरफ, तो आपको सॉफ्ट फीलिंग आती है, जिसको मेडिकल भाषा में फॉन्टानेले बोला जाता है। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे अंदर की तरफ ये बोन्स नहीं होते, तो डायरेक्टली आप ब्रेन को एक तरह से इनडायरेक्टली छू पाते हैं। तो वो सॉफ्ट होता है, दबाने पे हल्का सा दब जाता है, पर जब हाइड्रोकेफेलस हो जाता है तो वो बल्जिंग हो जाता है, वो टेंस हो जाता है। आप जैसे उसको टच करेंगे तो आपको फील होगा कि ये तो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है, या तो ठीक से जैसा दबना चाहिए होता नहीं। तो नॉर्मली फ्लैट होता है, जब हाइड्रोकेफेलस होता है तो फूला हुआ थोड़ा सा दिखता है। तो इससे इनडायरेक्टली हमको पता चलता है कि बच्चों को हाइड्रोकेफेलस है। तो सर अगर कुछ भी बच्चों को अगर ये हाइड्रोकेफेलस होता है तो आप उस टाइम पे निर्देश क्या देता है कि इसका ठीक होने का वजह या फिर ट्रीटमेंट का वजह क्या होता है, या फिर इसका क्या प्रोसेस रहता है सर? जैसे कुछ साइन सिम्टम्स एग्जामिनेशन से पता चल रहा है कि बच्चों को हाइड्रोकेफेलस हो रहा है, तो हम पहले तो उसको कंफर्म करने के लिए इन्वेस्टिगेशन MRI करवाते हैं, जिससे पता चलता है कि हाइड्रोकेफेलस है। ये फर्स्ट स्टेज है। उसके बाद कुछ ब्लड रिपोर्ट्स और MRI से भी पता चलता है कि हाइड्रोकेफेलस तो है ही है, प्लस किस वजह से हाइड्रोकेफेलस हो रहा है। फिर उस हिसाब से आगे ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। यूजुअली बच्चों में कंजेनाइटल जन्मजात जो बोलते हैं हाइड्रोकेफेलस होना, वही ज़्यादा कॉमन होता है। और फिर आता है ट्यूमर्स, तो उसमें सबसे अगर ट्यूमर नहीं है और इन्फेक्शन या तो फिर कंजेनाइटल एनोमली की वजह से जन्म से ही उसको प्रॉब्लम्स है, तो उसमें CSF और अंदर का जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए हमको ट्यूब रखना पड़ता है, जिसको वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट VP शंट सर्जरी कहा जाता है, जिसमें पतली सी सिलिकॉन मटेरियल की एक ट्यूब रखा जाता है, जिसका एक एंड ब्रेन के अंदर रहेगा, बाकी सिस्टम स्किन के नीचे होते हुए, चमड़ी के नीचे होते हुए पेट में चली जाएगी, एब्डोमेन में। मतलब यहाँ से जो फ्लूइड होगा वो एक्सेस क्वांटिटी में जो जमा होगा वो ट्यूब के थ्रू नीचे उतर के पेट में चला जाता है। और इस तरह से हम एक तरह से डाइवर्जन दे देते हैं फ्लूइड को, ताकि अंदर प्रेशर कम हो और बच्चे को और ज़्यादा डैमेज ना हो और ब्रेन को डैमेज ना हो। बच्चों में कुछ आचरण चेंजेस आता है, या फिर मैंने बोलना चाहूँगा कि उसका खाने के जो साइड होता है, या फिर उसमें कुछ परिवर्तन, एक झिंझनाहट सा, या फिर बात ना करना, ज़्यादा रोना, या फिर वॉमिटिंग होना, या फिर चुपचाप अकेले रहना, ये सब सिम्टम्स भी देखा जाता है सर इस दौर में? जो छोटे बच्चे होते हैं 2 साल 4 साल के आसपास के, उन्होंने आप देखेंगे कि जब हाइड्रोकेफेलस हो रहा है तो ब्रेन के अंदर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से उनको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाता है। और वो वॉमिटिंग जो होती है वो आपके पेट के इश्यू की वजह से नहीं होता है, वो पेट में वो कम्प्लीटली नॉर्मल होता है, बट ब्रेन में भी प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से बच्चे को वॉमिटिंग हो, कुछ खाना नहीं चाहेगा, आप खिलाओगे तो रिफ्यूज़ करेगा, छोटे बच्चे होंगे तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करेंगे, इस तरह की चीज़ें होती है। और कुछ बिहेवियर चेंजेस छोटे छोटे होते हैं, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो होता है कि बच्चा एक्सेसिवली क्राइंग करना है। छोटे बच्चों में नॉर्मल क्राइंग तो करते ही है, पर उससे एक्सेसिव क्राइंग करते, लेथार्जिक फील होता है, थोड़ा सा स्लीपीनेस रहता है, डल फील करते हैं, आपको लगे कि बच्चा जितना एक्टिव रहना चाहिए उतना एक्टिव नहीं रह रहा है। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती है, जिसको आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो देखने को मिलती है। सर आप लोग पेडियाट्रिक या फिर जिसका जांच किया जाता है वो आप लोग कैसे करते हैं? मतलब हाइड्रोसेफेलस का चिकित्सा जो होता है, पेडियाट्रिक जो होता है, वो आप लोग कैसे करते हैं? आप लोग का फुल प्रोसेस क्या रहता है इसमें? ट्रीटमेंट। हाँ, तो जैसे MRI बताया, MRI के बाद डायग्नोस होगा, उसके बाद मोटा मोटा इसकी 2 तरह की ट्रीटमेंट्स है। एक तो हमने डिस्कस किया था वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट, जिसको VP शंट सर्जरी बोला जाता है, जिसमें एक सिलिकॉन मटेरियल की ट्यूब रखा जाता है, एक एंड यहाँ पे ब्रेन के अंदर होगा और एक स्किन के नीचे होते हुए पेट में चला जाएगा। तो एक्सेस फ्लूइड जो ब्रेन के अंदर जमा हो रहा है ये ट्यूब के थ्रू नीचे उतर के पेट में चला जाता है, तो ब्रेन के अंदर प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाता है। उससे बच्चे को ब्रेन को फर्दर डैमेज नहीं होगा। और जो कुछ प्रॉब्लम्स होता है जैसे वॉमिटिंग होना, लेथार्जिक फील करना, खाना नहीं खाना, ये सब चीज़ में इम्प्रूवमेंट दिखता है। और आजकल एक नई टेक्नोलॉजी है, आजकल मतलब काफ़ी, मतलब आप बोल सकते करीबन 10 साल से 15 साल से ज़्यादा ही हो गया उस चीज़ को, जिसको ETV बोला जाता है, जिसको बोलते हैं एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी। ये मेडिकल नाम है।
तो ये एक मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है। मिनिमल इन्वेजिव का मतलब ये हुआ कि जैसे कि पहले के ज़माने में अपेंडिक्स का सर्जरी हम पेट खोल के ओपन होता था, लेकिन काफ़ी सालों से, अब तो 30 साल से भी ज़्यादा हो गया, लेप्रोस्कोपिक आ गया, जिसको बोलते हैं कि दूरबीन से अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना। तो इसी तरह से जो ईटीवी सर्जरी होती है उसमें आपको ट्यूब नहीं रखना पड़ता, ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। इसमें एक छोटा सा ये यहाँ स्कल पे छेद करके दूरबीन के थ्रू हम ब्रेन के अंदर जाते हैं और ब्रेन के अंदर ही CSF या जो फ्लूइड है उसको सर्कुलेशन करने के लिए एक छोटी सी ओपनिंग बना के एक पाथवे बना देते। मतलब आप नॉर्मली इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि भाई फ्लूइड को यहाँ पे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है तो अंदर जाके एक और छेद बना के एक और ओपनिंग बना के यहाँ से डाइवर्जन दे के दूसरा रास्ता दे दो। तो ये भी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ETV करके आ गई है। इसमें मेन फ़ायदा है कि जो एक ट्यूब विपिशंट सर्जरी में रखनी पड़ती है और ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग रह जाती है, इसमें नहीं रहेगा, तो बच्चों को ट्यूब के साथ लाइफ नहीं जीना पड़ेगा। ये तो सब सर आप करंट प्रोसेस बोल रहे हैं, बट मैं आपके साथ बैठा हूँ, इसके पहले जब मैं स्टडी कर रहा था मैं वहाँ पे एक चीज़ देखा, मतलब पहले की प्रोसेस वहाँ पे क्या होता था, मस्तिष्क रहता है हम लोग का, वहाँ पे एक छोटा सा ट्यूब यहाँ पर डाला जाता है जो कि इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर ऑर्गन्स, लाइक वहाँ पे जो पानी जनरेट होता है वो डिफरेंट टाइप में वहाँ पे शरीर में लंग्स में हो गया, या फिर लीवर में हो गया, या फिर वेनस में हो गया, या फिर कुछ भी कोश में हो गया, वो डिवाइड हो जाता है पानी, वहाँ से वो कम हो जाता है, या फिर वो एक इंसान या फिर एक बच्चा ठीक हो जाता है। ये पहले का प्रोसेस था सर? ये पहले का था। जैसे कि वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट में क्या होता है कि एक ट्यूब यहाँ रखते हैं और उस दूसरा एंड हम पेट के अंदर रखते हैं। जी बिल्कुल बराबर, तो फ्लूइड डाइवर्ट हो जाएगा। अब जैसे सर ने बताया कि लंग्स के अंदर, जिसको भी वेंट्रिकुलर एट्रियल शंट बोला जाता है, फिर वेंट्रिकुलर प्लूरल शंट बोला जाता है। प्लूरल मतलब चेस्ट की कैविटी, तो उसका दूसरा एंड यहाँ पे लंग्स के आसपास चला जाएगा, वहाँ से फ्लूइड हो जाएगा। फिर हमारा गॉल ब्लैडर जो होता है उसमें रखते हैं। तो ये पहले के ज़माने में भी होती है और आजकल भी अगर मान लीजिए कि बच्चे में एब्डोमेन में कुछ प्रॉब्लम है, पेट में कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ पे ट्यूब नहीं रख सकते किसी भी चीज़ की वजह से, तो फिर हमें दूसरा रास्ता चूज़ करना पड़ता है। तो काफ़ी मेन यही है कि हमको फ्लूइड को डाइवर्जन देना है, पर यूजुअली 99% केसेस में हम पेट में ही डाइवर्जन देते हैं। अगर किसी भी चीज़ की वजह से ये नहीं कर पाते तो जैसे ये सब चीज़ें डिस्कस की, दूसरा रास्ता यूज़ किया जाता है, बट वेरी रेयरली ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट और ETV से ही काम चल जाता है। बिल्कुल, मुझे लगता है सर कि बच्चों में जो भी ट्रीटमेंट या फिर सिम्टम्स होता है, इसका प्रोसेस क्या रहता है, इसका क्राइटेरिया क्या रहता है, हम लोग सब कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद हम लोग जाएंगे, हम लोग अब टीनेजर में जाएंगे, पर पहले उसके आगे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद फिर आते हैं हम लोग। হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোল আপনাদের জন্য এই অঞ্চলে প্রথমবার নিয়ে এসেছে অত্যাধুনিক পেট সিটি স্ক্যান মেশিন। এই মেশিনের সাহায্যে ক্যান্সার, হৃদরোগ, মস্তিষ্কের রোগ, স্নায়ুজনিত রোগ ছাড়াও আরও অনেক রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে শনাক্তকরণ করা সম্ভব। তাই এবার আর পেট সিটি স্ক্যানের জন্য দূরে কোথাও নয়, চলে আসুন হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলে। ঠিকানা সৃষ্টিনগর, কুন্নাপুর, আসানসোল, ওয়েস্ট বেঙ্গল 713305। হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোল আপনাদের জন্য এই অঞ্চলে প্রথমবার নিয়ে এসেছে অত্যাধুনিক পেট সিটি স্ক্যান মেশিন। এই মেশিনের সাহায্যে ক্যান্সার, হৃদরোগ, মস্তিষ্কের রোগ, স্নায়ুজনিত রোগ ছাড়াও আরও অনেক রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে শনাক্তকরণ করা সম্ভব। তাই এবার আর পেট সিটি স্ক্যানের জন্য দূরে কোথাও নয়, চলে আসুন হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলে। ঠিকানা সৃষ্টিনগর, কুন্নাপুর, আসানসোল, ওয়েস্ট বেঙ্গল 713305। হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোল আপনাদের জন্য এই অঞ্চলে প্রথমবার নিয়ে এসেছে অত্যাধুনিক পেট সিটি স্ক্যান মেশিন। এই মেশিনের সাহায্যে ক্যান্সার, হৃদরোগ, মস্তিষ্কের রোগ, স্নায়ুজনিত রোগ ছাড়াও আরও অনেক রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে শনাক্তকরণ করা সম্ভব। তাই এবার আর পেট সিটি স্ক্যানের জন্য দূরে কোথাও নয়, চলে আসুন হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলে। ঠিকানা সৃষ্টিনগর, কুন্নাপুর, আসানসোল, ওয়েস্ট বেঙ্গল 713305।
ফিরে এলাম একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতির পর। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজের বিশেষ অনুষ্ঠান হেলথ এক্সপ্রেস। আমরা কথা বলে থাকি বিশেষ কিছু রোগ বিষয়ক অর্থাৎ রোগ সংক্রান্ত কিছু বিশেষ প্রশ্ন উত্তর পর্যালোচনা এবং সেটার পরিকাঠামো কী থাকে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করে থাকি। আমাদের সাথে আছেন এই মুহূর্তের দুর্গাপুর এবং আসানসোল থেকে হেলথ ওয়ার্ল্ড আসানসোল হসপিটাল থেকে আমাদের সাথে আছেন মিলন কুমার স্যার, ডক্টর মিলন কুমার স্যার আমাদের সাথে আছেন এই মুহূর্তে। আমরা ব্রেন সংক্রান্ত কিছু বিশেষ রোগ নিয়ে কথা বলছিলাম, যেখানে হাইড্রোসেফালিসিস বলে যেই রোগটার নাম থাকে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম। আমরা শিশুদের যে দিকটা থাকে এবং শিশুদের যেই পরিকাঠামোটা থাকে সেটা কোথা থেকে সৃষ্টি হয় এবং সেটা পরবর্তীকালে কি করে আপনারা রোগ প্রতিরোধ করতে পারবেন, আপনারা কোথায় গেলে আপনার এটা সঠিক উত্তর পাবেন সেটাও বলে দিয়েছিলাম। আরেকবার বলবো, হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল আসানসোলে আপনারা যেতে পারেন। মিলন কুমার স্যারের সাথে ডক্টর আপনি সরাসরি গিয়ে কথা বলতে পারেন এই রোগ সংক্রান্ত কিছু বিষয় নিয়ে। न्यूरोसर्जन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलन कुमार सर আমরা ছিলাম, हाइड्रो स्पेशलिस्ट আমরা ছিলাম सर। हम लोग चिल्ड्रन का जो जोन होता है वो हम लोग पूरा ही कवर कर चुके हैं। अब हम लोग टीनेजर में जाएंगे। अर्थात क्या होता है कि या फिर हाइड्रोसेफेलिसिस जो ये एक रोग है, ये कुछ भी एक आघात या फिर कुछ भी एक हिट की वजह से हो सकता है, सिर के हिट की वजह से, क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? एक्सीडेंट वगैरह के केसेस में हो सकता है, बट एक्सीडेंट वगैरह केसेस में जब पेशेंट को अंदर ब्लीडिंग हो जाता है, खास करके ब्रेन के अंदर की जो कैविटीज़ होती है, जो ब्रेन के अंदर का जिसको कैविटी को वेंट्रिकल्स बोला जाता है, उसके अंदर जब ब्लीडिंग होता है एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से, उन पेशेंट्स में ऑन अ लॉन्ग टर्म 4 महीना 6 महीना 8 महीने के बाद हाइड्रोकेफेलस होने के चांसेस रहते हैं इस तरह के केसेस में भी। सिर्फ और सिर्फ आप जैसे कि बोले कि एक्सीडेंट या फिर आप पकड़ सकते हैं कि कुछ भी ब्लीडिंग है, फ्लूइड हो सकता है या फिर कुछ भी उसका इंटरनल प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि उसका ब्रेन हैमेज हो गया या फिर कुछ ट्यूमर हो गया है, उस वजह से ये सोर्सेज बन सकता है। बच्चों में जैसे टीनेजर्स की खास बात करेंगे, टीनेजर्स मतलब सेकेंड डिकेड्स ऑफ आवर लाइफ 12 ईयर्स से लेके 20 ईयर्स या 18-19 ईयर्स तक आप गिन सकते। तो इस तरह के जो एज ग्रुप होते हैं उसमें कुछ तरह के ब्रेन ट्यूमर्स जो होते हैं वो कॉमन्स होते हैं। कॉमन मतलब कि खास करके अगर मैं नाम लूँ मेडिकल टर्म्स में तो एक होता है पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा, एपेंडाइमोमा। इस तरह के ट्यूमर्स जो होते हैं वो इस एज ग्रुप में कॉमन होते हैं और उनका लोकेशन भी कॉमन होता है, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर्स तो काफ़ी जगह पे हो सकता है। ब्रेन्स हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे तो हर ब्रेन ट्यूमर में हाइड्रोकेफेलस नहीं होता है, लेकिन हम बोले कि हमारा ब्रेन का जो एक पार्ट होता है जिसको हम सेरेबेलम बोलते हैं, या तो लोकल लैंग्वेज में या तो नॉर्मल टर्म्स में एक छोटा ब्रेन या स्मॉल ब्रेन बोलते हैं, जो पीछे की तरफ या तो पीछे वाला ब्रेन बोलते हैं। जब उस एरिया में ट्यूमर्स होता है तब हाइड्रोकेफेलस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों में या तो ये टीनेजर्स जो ग्रुप हो गया, इसमें जो मैंने ट्यूमर्स के नाम लिए पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा, एपेंडाइमोमा, इस तरह के ट्यूमर्स हमारे छोटा जो ब्रेन होता है पीछे की तरफ वाला ब्रेन, वहाँ पे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस एज ग्रुप में। और वहाँ पे जब ट्यूमर्स होता है तो वो CSF को जो फिर उसका जो रोटेशन का या उसका सर्कुलेशन का जो रास्ता होता है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, उसको दबा देता है। अच्छा। उसकी वजह से हाइड्रोकेफेलस होता है। मतलब टीनेजर में अगर हेडेच या फिर वॉमिटिंग जो ये इसको हम एक सिम्टम्स बोल सकते हैं। हाँ, वही है कि टीनेजर्स जैसे बच्चों का सिम्टम्स की हमने बात कर ली। हाँ, वही कि बच्चों में सिर बड़ा हो जाना, ओवर फीडिंग हो जाना, एक्सेसिव क्राइंग, इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं। अब जब टीनेजर्स से लेके एडल्ट्स का जो एज ग्रुप है उसमें जब हाइड्रोकेफेलस होगा तो उसमें कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स दिखते हैं। हाइड्रोकेफेलस में एक्सेसिव फ्लूइड जमा हो जाएगा, हमारा जो खोपड़ी, हमारा जो स्कल है वो तो क्लोज है, वहाँ पे तो जगह है नहीं, तो अंदर की तरफ प्रेशर बढ़ता जाएगा। जब प्रेशर बढ़ता है ब्रेन के अंदर तो सिम्टम्स आते हैं हेडेक। जो हमारा हेडेक ऐसा तो है नहीं कि किसी को नहीं होता, लाइफ में हर किसी को कभी ना कभी हेडेक होता है, लेकिन हाइड्रोकेफेलस का जो हेडेक होता है उसके कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि वो हेडेक आपका नॉर्मल पेन किलर होगा उससे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, उससे नहीं होगा। वो जैसे जैसे दिन जाते जाएंगे वो हेडेक की सिवियरिटी और हेडेक जो है बढ़ता ही जाता है लगातार। प्लस हेडेक के साथ आपको नोजिया वाली फीलिंग, वॉमिटिंग वाली फीलिंग शुरू हो जाते हैं, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाता है। और इस तरह का हेडेक जो होता है हाइड्रोकेफेलस का, वो टीनेजर हो या एडल्ट्स में खास करके अर्ली मॉर्निंग आवर्स में ज़्यादा होता है, खासकर 5 बजे 6 बजे 7 बजे जो सुबह का टाइम होता है उसमें हेडेक बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है और आपकी नींद खुल जाती है और फिर आपको वॉमिटिंग होता है और आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है कि वॉमिटिंग होने के बाद थोड़ा सा लगता है कि मेरा हेडेक कम हो गया, फिर वापस वो शुरू हो जाता है। तो इस तरह का जब हेडेक होता है
तब आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कि इसको ब्रेन में कुछ पैथोलॉजी है जिसकी वजह से ट्यूमर हो सकता है, हाइड्रोकेफेलस है, उसकी वजह से इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इस तरह के कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो टीनेजर्स और एडल्ट साइज ग्रुप में देखने को मिलता है। फिर अगर इसको टाइमली नहीं ट्रीटमेंट या उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके ट्रीटमेंट नहीं किया जाता तो और सिम्टम्स भी देखने को मिलता है कि उसको चलने में दिक्कत आती है, इम्बैलेंस रहने लगता है, यूरिन्स का कंट्रोल जो होता है वो भी चला जाता है, ड्राउजीनेस, स्लीपीनेस फील होना, ये सब चीज़ें। तो एक्सट्रीम कंडीशन में अगर आपने हाइड्रोकेफेलस को इग्नोर ही किया है और आपने उसका टाइमली इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो कभी कभी आप अनकॉन्शियस कंडीशन तक भी जा सकते हैं। एकदम सर, जैसे कि मेनिनजाइटी अर्थात किशोर के या फिर टीनेजर के जो सिर में होता है मेनिनजाइटी, इसको हम क्या बोल सकते हैं? मेनिनजाइटी क्या है? मेनिंजाइटिस वो एक इन्फेक्शन है, ब्रेन का जो इन्फेक्शन होता है और ब्रेन के आसपास जो एक कवरिंग होता है, ब्रेन के आसपास कवरिंग बोलेंगे मतलब जैसे हमारे स्किन होती है उसका इसी तरह ब्रेन के आसपास एक कवर होता है जिसको मेनिंजिस बोल सकते हैं, लेयर बोल सकते हैं, जिसको मेनिंजिस बोलते हैं। अब ये जब मेनिंजिस का इन्फेक्शन हो जाता है फिर वो किसी भी चीज़ से, बैक्टीरिया की वजह से, वो किसी भी चीज़ का, उसको मेनिंजाइटिस कहा जाता है। तो जब ये मेनिंजाइटिस होता है वो कवरिंग जो ब्रेन का उसका इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, अंदरूनी वो कवरिंग के अंदर की तरफ ब्रेन है उसका भी धीरे धीरे सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट होता है और फिर लॉन्ग टर्म में इन्फेक्शन की वजह से जो फ्लूइड का सर्कुलेशन का पाथवे वो स्कारिंग हो जाता है, वो उसमें ब्लॉकेजेस छोटे छोटे पैदा हो जाते हैं तो सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है, तो उसमें भी हाइड्रोकेफेलस होता है। तो मेनिंजाइटिस या किसी भी तरह का ब्रेन का जो इन्फेक्शन है उसमें लॉन्ग टर्म में 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने के टाइम के बाद भी हाइड्रोकेफेलस हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि हाइड्रोसेफेलस में जो कुछ सिम्टम्स नेचुरली आता है जैसे कि हेडेच हो गया या फिर वॉमिटिंग हो गया, इसके अलावा हालांकि नेचुरल जो इंसान होता है ना सर कि ये सब उसको नॉर्मल लगता है कि वॉमिटिंग हो रहा है तो नॉर्मल है, हेडेच हो रहा है तो नॉर्मल है, बट उसको तभी भी एक टाइम पे जोन पे उसको पता नहीं चलता है एंड इसके वजह से ये एक एक्सट्रीमली इंटरनल वे में बहुत ही हैमरेज होता है ब्रेन। बट इसके अलावा भी क्या सर इंटरनल या फिर क्या सिम्टम्स हो सकता है, क्या बोलना चाहेंगे? हेडेक, वॉमिटिंग एक कॉमन सिम्टम्स हो गए जिसको लोग काफ़ी लाइटली लेते हैं, बहुत लाइटली, क्योंकि हेडेक को यूजुअली ऐसा है कि हेडेक तो हर किसी को लाइफ में कभी ना कभी होता ही होता है और हर हेडेक हाइड्रोकेफेलस की वजह से होता है ऐसा भी नहीं है। बट जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हेडेक जो नॉर्मल पेन किलर को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, धीरे धीरे उसका सीवियरिटी बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा। आपको उसके साथ वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाता है, अर्ली मॉर्निंग हेडेक हो जाता है, ये सब सिम्टम्स जो है उससे आपको आइडिया आना चाहिए कि भाई हाइड्रोकेफेलस अंदर की तरफ डेवलप हो रहा है। और आगे बढ़ते बढ़ते काफ़ी सारे सिम्टम्स, क्योंकि ब्रेन के इंटरनल स्ट्रक्चर जब डैमेज हो जाते हैं तो फिर आपको इम्बैलेंस होता है, चलने में दिक्कत होती है, आपको लगता है कि मैं गिर जाऊंगा और काफ़ी लोग गिर भी जाते हैं, राइट साइड, लेफ़्ट साइड, आपका पैर भारी फील होने लग जाता है। आप धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप लेके चलेंगे ताकि आपका बैलेंस और ज़्यादा ना बिगड़े। इस तरह के भी चेंजेस आ जाते हैं। यूरिन का कंट्रोल चला जाता है, मतलब आपको लगेगा कि यूरिन है लेकिन आप बाथरूम तक नहीं पहुंचेंगे उससे पहले ही यूरिन पास हो जाता है, तो इस तरह के सिम्टम्स भी आने लग जाते हैं। सर इसका समस्या बहुत है, बट इंटरक्रैनियल जो होता है, इंटरक्रैनियल से ये क्या बोल सकते हैं? इंट्राक्रैनियल मतलब कि ये जो हमारा स्कल है या फिर ये जो हमारा हड्डी है इसको मेडिकल भाषा में क्रेनियम कहा जाता है। इंट्राक्रैनियम मतलब क्रेनियल या तो हड्डी के अंदर की चीज़ें, तो उसमें ब्रेन आ गया और जब ये ब्रेन के अंदर का प्रेशर बढ़ता है उसको बोला जाता है इंट्राक्रैनियल प्रेशर में बढ़ना। तो हमारे जैसे हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो एक नॉर्मल रेंज है कि ब्लड प्रेशर यहाँ से लेके यहाँ तक होना चाहिए, उससे ऊपर जाएगा तो फिर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, प्रेशर ज़्यादा रह रहा है आपका। इसी तरह इंट्राक्रैनियल जो हमारा ये कंपार्टमेंट है जिसके अंदर इंट्राक्रैनियल कैविटी के अंदर हमारा ब्रेन है, उसका भी एक नॉर्मल प्रेशर रहता है। जब आपको हाइड्रोकेफेलस होता है तो फ्लूइड जमा हो रहा है तो वो प्रेशर जो होता है नॉर्मल जो रेंज होती है उससे ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जिसको इंक्रीज इन इंट्राक्रैनियल प्रेशर कहा जाता है और उसी की वजह से ही सिम्टम्स आते हैं। एग्जैक्टली सर, बट टीन एजर में हाइड्रोसेफेलिस इसको प्रूफ करने के लिए क्या फिर एक मतलब एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट सीटी स्कैन या फिर एमआरआई हो सकता है या फिर इसका कुछ अलग रीजंस भी हो सकता है? नहीं, सिम्टम्स वगैरह की वजह से जब हमको लगता है कि इनको हाइड्रोकेफेलस या ब्रेन में कुछ पैथोलॉजी है तो एमआरआई इज़ द बेस्ट। एमआरआई अवेलेबल काफ़ी जगह पे आजकल हो गया है। सीटी स्कैन की तरह उसमें रेडिएशंस नहीं है,
तो और वो एज़ कम्पेयर टू सिटी स्कैन इस तरह की जो पैथोलॉजी और इस तरह की जो बीमारी है उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। तो जब हमें सस्पेक्ट लगता है कि भाई ब्रेन में हाइड्रोकेफेलस या कोई भी पैथोलॉजी ब्रेन में हो रहा है, तो यूजुअली हम पहले एमआरआई ही करवाते हैं और एमआरआई से ही डायग्नोस हो पाता है। एग्जैक्टली बट टीन एजर में तो हो गया, बट जैसे कि एक अडल्ट एज में क्या फिर एक ट्यूमर, ब्रेन में एक ट्यूमर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रभाव की वजह से ये हो सकता है? जी, टीनेजर्स में कुछ ट्यूमर्स जो मैंने बताया उसकी वजह से होता है, एडल्ट्स में भी ट्यूमर्स की वजह से होता है, पर उनमें भी ट्यूमर्स की फिर लोकेशन मतलब वही रहता है कि जब छोटा ब्रेन के आसपास ट्यूमर्स होते हैं तब ये हो सकता है। और एडल्ट्स में खास करके सीपी एंगल का ट्यूमर्स हो गया, मेनिंजियोमा हो गया, स्वानोमा और कुछ इस तरह के ट्यूमर्स होते हैं ब्रेन के पीछे के हिस्से में, जो ये होगा तब हाइड्रोकेफेलस हो सकता है। तो बच्चे टीनेजर्स इस ग्रुप में भी ट्यूमर्स की वजह से हाइड्रोकेफेलस हो सकता है, एडल्ट्स में भी ट्यूमर्स की वजह से हाइड्रोकेफेलस हो सकता है। पहले तो आप लोग EMRI करने के लिए बोलते हैं, उसके बाद क्या आप कुछ मेडिसिन की उसको बोलते हैं परचेज करने के लिए? एमआरआई की से जब एक बार हाइड्रोकेफेलस डायग्नोस हो गया और उसमें पता चल रहा है कि भाई टीनेजर या एडल्ट्स ग्रुप में कि ट्यूमर्स की वजह से हो रहा है, तो एट अ टाइम तो हम कुछ मेडिसिन दे सकते हैं जिससे उनका हेडेक, वॉमिटिंग ये सब सिम्टम्स कम हो, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो बढ़ रहा है वो कम हो, इस तरह की कुछ मेडिसिन। और जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसका प्रोडक्शन अंदर जो हो रहा है, सिक्रेशन हो रहा है, वो कम करने के लिए कुछ मेडिसिन हम दे सकते हैं जो कुछ दिनों के लिए या कुछ टाइम के लिए काम कर सकता है, बट वो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट नहीं है, प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं है। आपको उसके लिए जो प्रॉब्लम्स है उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ट्यूमर की वजह से हाइड्रोकेफेलस हो रहा है और ट्यूमर निकालेंगे और सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाएंगे, ट्यूमर निकालेंगे और हाइड्रोकेफेलस चला जाएगा, तो आप उस तरह की सर्जरी प्लान कर सकते हैं कि पेशेंट को समझाया कि भाई ट्यूमर है, ट्यूमर की वजह से हाइड्रोकेफेलस हो रहा है, हमको ट्यूमर नहीं निकालेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा। और ज़्यादातर जो ट्यूमर्स होते हैं वो दवाई वगैरह से क्योर नहीं होते, तो उसमें सर्जरी प्लान करना पड़ता है। ट्यूमर निकालेंगे तो हाइड्रोकेफेलस फिर रिजॉल्व हो जाते हैं। पर अगर मान लीजिए कि पेशेंट अगर बहुत ही सीरियस कंडीशन में आता है, हमारे पास ही कुछ महीनों पहले पेशेंट आए थे, उनको हाइड्रोकेफेलस था, एमआरआई किया, पता चला कि बहुत बड़ा ब्रेन ट्यूमर है जिसकी वजह से हाइड्रोकेफेलस है, और उनको भी पता था 3-4-6 महीने से कि भाई मेरे में ट्यूमर है और उसकी वजह से हाइड्रोकेफेलस हो रहा है, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया। तो एकदम लास्ट स्टेज में ख़राब कंडीशन में आए थे, साथ में ओवर वेट थे, ओबेस, हाइपरटेंशन था, डायबिटीज़ था, चेस्ट का भी प्रॉब्लम्स था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो ऐसे कंडीशन में फिर आप डायरेक्ट ट्यूमर का सर्जरी करने जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है। तो ऐसे के पेशेंट्स में हम पहले जो हमने आगे डिस्कस किया उस तरह की वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट की सर्जरी कर देगी, क्योंकि एक तरह से छोटी सर्जरी है, कुछ विदिन 1 आवर कंप्लीट हो जाती है, तो उनका प्रेशर जो बढ़ रहा है वो चीज़ कंट्रोल हो जाती है, फिर बाद में ट्यूमर वाली सर्जरी हम प्लान कर सकते हैं। तो पेशेंट को क्या डिजीज़ है, पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट को साथ साथ में क्या क्या और कंडीशन है, उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। প্রিয় দর্শক বন্ধুদের উদ্দেশ্যে জানাবো, আমাদের সাথে আছেন এখন এই মুহূর্তে ডক্টর মিলিন্দ কুমার স্যার, দুর্গাপুর, অবশ্যই আমাদের দুর্গাপুরে ব্রাঞ্চ আছে, হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল দুর্গাপুরে আছে, এবং তার পাশাপাশি দুর্গাপুর, আসানসোল, এখানেও আমাদের হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালের যে আসানসোলে ব্রাঞ্চ আছে, স্যার ওখানে অবশ্যই বসেন। আপনারা অবশ্যই এই বিষয়ক অর্থাৎ নিউরোলজি কিংবা আপনাদের বিশেষ কিছু ব্রেনের কিছু বিশেষ সম্বন্ধীয় কিছু দিকগুলো যেগুলো থাকে সেগুলো অবশ্যই আপনারা স্যারের সাথে कंसल्ट करते पारें। सर আমরা যেখানে ছিলাম कि हम लोग बात कर रहे थे कि ब्रेन हम लोग को तो चिल्ड्रन हो गया, उसके पहले हम लोग टीन एजर में गए, अब हम लोग एडल्ट में बात कर रहे हैं कि अगर एडल्ट में अगर ये चीज़ होता है तो कभी की मतलब 60 अब हम बोल रहे हैं। अच्छा। तो उस क्षेत्र में अगर ये होता है, अगर ये तो फिर उसमें ऑपरेशन करना ठीक रहता है या फिर कुछ रिस्की हो जाता है? पापा पेशेंट की प्रोफाइल और पेशेंट पे डिपेंड करता है, बट जो हाइड्रोकेफेलस आप बोलेंगे 60 ईयर्स अबोव के जो पेशेंट का एज ग्रुप है उसमें जो होता है वो अभी तक हमने जो डिस्कस किया, बच्चे, टीनेजर या मिडल एज 30-40 ईयर्स 50 ईयर्स के आसपास के लोग, उसमें से काफ़ी डिफरेंस होता है। Exactly. क्योंकि जो 60 ईयर्स के आसपास या 65 के ईयर्स आसपास के बाद जो हाइड्रोकेफेलस होता है उसमें जो एक वैरायटी होता है जिसको नॉर्मल NPH कहा जाता है, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफेलस, इस तरह का हाइड्रोकेफेलस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब ये NPH या तो नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफेलस क्या है,
तो उसमें कोई क्लियर कट अंडरलाइंग रीज़न नहीं मिलता है कि भाई इसका हाइड्रोकेफेलस क्यों होता है। जैसे बच्चों में हो सकता है ट्यूमर हो, इन्फेक्शन हो, एडल्ट्स में ट्यूमर की वजह से हो सकता है, ब्रेन में स्ट्रोक हुआ उसकी वजह से हो सकता है। इस तरह की चीज़ें नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफेलस पे नहीं मिलेगी, आपको अंदर कोई रीज़न या ये नहीं मिलेगा। लेकिन अब MRI से हम उसको डायग्नोस कर पाते हैं, और अगर उनको सच में ही नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफेलस है तो उनको सर्जरी करके फ़ायदा हो सकता है। और सर्जरी का रिस्क तो आजकल जो एडवांसमेंट हुआ है उसके साथ काफ़ी कम है, और रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, और पेशेंट को जो प्रॉब्लम्स है उसमें रिकवरी भी अच्छी खासी मिलती है। इस क्षेत्र में सर डायग्नोस्टिक में जो परीक्षा आप लोग लेते हैं कि एक रोगी वहाँ पे रहता है, उसमें क्या सर सबसे बेस्ट या फिर वो एक इम्प्रूवमेंट दिखा जाता है, क्या चीज़ बेस्ट है रोगी के लिए हाइड्रोकेफेलस के लिए? हाइड्रोकेफेलस में इम्प्रूवमेंट तो सर्जरी के बाद जो होता है उसमें काफ़ी सिम्टम्स में होता है, और जो अभी हम डिस्कस करें 60 ईयर्स की एज के आसपास के बाद, तो उनमें खास करके जो सिम्टम्स आते हैं उसमें मेमोरी डिस्टर्बेंस हो जाना, या फिर यूरिन का कंट्रोल हो जाना, और इम्बैलेंस हो जाना, ये 3 चीज़ें खास करके दिखती है। और जैसे ही उसमें आप सर्जरी करोगे वीपी शंट की, तो ये जो सिम्टम्स होते हैं उसमें काफ़ी अच्छा रिजोल्यूशन मिलता है, और अच्छी खासी रिकवरी आती है, और पेशेंट का वॉकिंग पैटर्न अच्छी हो जाती है, इम्बैलेंस जो था वो चला जाता है, यूरिन का कंट्रोल जो है वापस आ जाता है, मेमोरी भी इम्प्रूव हो जाती है, तो इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा मिलता है इससे पेशेंट। सर जैसे कि हम लोग बोल रहे थे कि जैसे कि आप भी बोल रहे थे कि ETV जो रहता है, इंडोस्कोपियन थर्ड वेंट्रिकुलर जो रहता है, जिसका आप लोग प्रोसेस रहता है, इसका लॉन्ग प्रोसेस क्या रहता है, इसके बारे में अगर सर आप बोलें। ETV जो है उसमें जैसे कि हमने डिस्कस किया कि मिनिमल इन्वेजिव, एक छोटे से होल से हम सर्जरी करते हैं दूरबीन के थ्रू ब्रेन में जाके, और एक दूसरा रास्ता और एक ओपनिंग बना देते हैं ताकि CSF को, फ्लूइड को दूसरे रास्ते से सर्कुलेट होने का रास्ता मिल जाए। कोई भी सर्जरी उसमें फॉलोअप तो होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ETV में भी फिर वो बच्चों में हो या किसी भी एज ग्रुप में हो, उनका रेगुलर फॉलोअप होना चाहिए, उनको देखना रहना चाहिए कि वापस उसी तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं कि नहीं, हेडेक, वॉमिटिंग, इस तरह के सिम्टम्स स्टार्ट हो रहे हैं कि नहीं। बच्चों का अगर ये सर्जरी हुआ है तो बच्चों का हेड का मेजरमेंट लेके देखना चाहिए कि उनका मेजरमेंट सर्जरी के बाद अगर होल्ड हो गया, या तो सर्जरी के बाद उनका जो हेड बढ़ा था साइज़ में वो वापस नॉर्मल साइज़ हो गया, तो वापस वो कहीं बढ़ तो नहीं रहा है। क्योंकि हमने जो ओपनिंग बनाया था, कुछ केसेस में 2-5% केसेस में आप बोल सकते हैं कि क्लोज होने के या वापस बंद होने का चांसेस हो सकता है, तो वापस भी पेशेंट को सिम्टम्स आ सकते हैं कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस में। तो फॉलोअप रेगुलर होना चाहिए। इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर उस हिसाब से फर्दर MRI और इस तरह के डायग्नोसिस टूल्स यूज़ करके फर्दर ट्रीटमेंट भी प्लान करना पड़ सकता है। सर किसी इंसान को हाइड्रोसेफेलिस हुआ है, या फिर वो चिकित्सा या फिर वो ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता है, वो चाहता है कि थ्रू मेडिसिन उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना चाहता है, वो इस क्षेत्र में आप क्या करते हैं, या फिर ऐसा भी कुछ होता है? मुश्किल है ज़्यादातर केसेस में दवाई के साथ इस तरह की कंडीशन का ट्रीटमेंट करना। हालांकि इंटरनल एक इशू है, अगर ये कुछ अलग होता है या फिर कुछ नॉर्मल होता है तो फिर ठीक है, हाँ, बट ये इंटरनल इश्यू है। और काफ़ी टाइम तो क्या है कि ट्यूमर्स वगैरह की वजह से ही वो उसका पाथवे ऑब्स्ट्रक हो रहा है। आप दवाई देंगे तो भी वो तो रिजल्व होगा नहीं जब तक आप ट्यूमर नहीं हटाएंगे तब तक। तो और फ्लूइड जो होता है वो सिक्रेट नॉर्मली होता ही रहता है, एब्सॉर्ब होता रहता है, उसका क्वांटिटी बढ़ने ही वाला है। आप कुछ टाइम के लिए दवाई देंगे, ऐसी आती है मेडिसिन वगैरह जो टेम्पररी रिलीफ देगी कि हो सकता है कि आपका CSF जो सिक्रेट हो रहा है ब्रेन में बन रहा है, सिक्रेट होना मतलब नया जो बन रहा है उसको कम कर दे या कुछ टाइम के लिए, बट वो लॉन्ग टर्म नहीं है। वो आपको ऐसा नहीं कि ये दवाई लेंगे तो लाइफ लॉन्ग के लिए आपका प्रॉब्लम सोल्व हो गया है। आपको अंडरलाइन जो कोज है उस हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान करना ही होगा। हो सकता है आपको VP शंट की ज़रूरत पड़े, हो सकता है आपका प्रॉब्लम ETV से सोल्व हो जाए, हो सकता है आपका ट्यूमर है तो ट्यूमर के हिसाब से फिर आगे प्लान करना पड़ेगा। एग्जैक्टली आप जब अस्त्रप्रचार कर रहे हैं, अर्थात आप जब ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इसका ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग क्या हो सकता है सर? मतलब कुछ नेगेटिव साइड, कुछ पॉजिटिव साइड, कुछ क्षेत्र में नहीं भी हो सकता है अच्छा, हाँ। या फिर एक्सट्रीमली क्या हो सकता है पेशेंट को? देखिए, सर्जरी खास करके ब्रेन की जब सर्जरी की बात आती है तो सबके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग ही होता है कि भाई ब्रेन की सर्जरी करेंगे तो कितना अच्छा होगा, नहीं होगा, सर्जरी करने के बाद उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स रह सकता है, पैरालिसिस रह सकता है, होगा नहीं होगा, मेमोरी का फंक्शन काम करेगा ठीक से नहीं करेगा, बोलने में कुछ दिक्कत रहेगी कि नहीं, ये सब बहुत सारे सवाल, बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन रहते हैं पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स के मन में। लेकिन अगर आपको हाइड्रोकेफेलस है, उसको सर्जरी की ज़रूरत है, तो फिर उसका एज सच कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है।
आजकल जो न्यूरोसर्जरी के फील्ड में एडवांसमेंट हुआ है, खास करके टेक्नोलॉजी के मामले में लास्ट 20 to 25 ईयर्स एज में, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई कि भाई आपका काफ़ी सारी सर्जरीज जो है दूरबीन से होती है जी। जिसको माइक्रोस्कोप कहा जाता है। आजकल लेटेस्ट माइक्रोस्कोप आ गया है जिसमें आप यूज़ करेंगे तो ब्रेन की छोटी सी छोटी माइन्यूट चीज़ आपको उसमें मैग्नीफाई होकर बड़ी होकर दिखती है ताकि आप उसको डैमेज ना करें। तो एक विजुअलाइजेशन और देखने का जो तरीका है ब्रेन का वो बहुत बढ़िया हो गया है। एग्जैक्टली बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। हम लोग, मुझे तक लगता है हम लोग सब कुछ कवर कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग का सर मिलन सर हैं, हम लोग बहुत ही इलेबोरेट बात की हैं कि इसका क्या कौन सा हो सकता है, इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, आप एकदम डायरेक्टली सर के पास जाके कंसल्ट करके बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाদ স্যার आपको। আপনারা দেখছিলেন হেলথ এক্সপ্রেস এক্সপ্রেস নিউজের কিছু বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্যে একটা হচ্ছে হেলথ এক্সপ্রেস। অবশ্যই এক্সপ্রেস নিউজের পর্দায় চোখ রাখুন, আরও এরকম কিছু বিশেষ বিশেষ হেলথ সম্পর্ক, আপনারা কী করে নিজেদের স্বাস্থ্য ঠিক রাখবেন, কী করে ঠিক রাখবেন, প্রশ্ন তো অনেক আছে, উত্তর পাওয়ার জন্য কিন্তু অবশ্যই চোখ রাখতে হবে এক্সপ্রেস নিউজের পর্দায়। ধন্যবাদ। এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয়, খবর দেয়।